Good morning students, welcome to physics class. This video is related to 12th हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स. ये 12वीं हिंदी मीडियम वाले बच्चों से रिलेटेड वीडियो है. जैसा कि आपको बताया गया था कि हम लोग आपको जो चैप्टर पढ़ा रहे थे वो था प्रकाश विद्युत प्रभाव. प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगें. हम आपको ये वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे जिसका नाम था प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगें, और जिसमें हमने आप लोगों को प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन समझा दिया गया था, और जिसमें हमने आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम भी समझा दिए थे. आज जो है सबसे पहले हम आपको एक न्यूमेरिकल कराते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो पहले हम आपको एक न्यूमेरिकल कराते हैं. आइए देखिए, सबसे पहले एक न्यूमेरिकल देखिए. आप आसान सा न्यूमेरिकल है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक आध, अभी तक एक भी न्यूमेरिकल नहीं कराया शायद. हाँ, इसीलिए इसको करा रहे हैं पहले ना. ये है दूसरा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी धातु के पृष्ठ के लिए, किसी धातु के पृष्ठ के लिए देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति देहली आवृत्ति का मान 5675 एंगस्ट्रॉम है. तो कार्यफलन का मान क्या है? कार्यफलन का मान ज्ञात करो. देखिए, अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो. ये फाई नॉट होता है कार्यफलन, हमने आपको बताया फाई नॉट बराबर एच न्यू नॉट होता है. ये आप पढ़ेंगे भी कुछ दिनों बाद. एच अपन जानते हैं कितना होता है, 6.6. जो किताब में दे रखा वही फॉर्मूला है ना. किताब में दे रखा 6.63 into 10⁻⁻34, और न्यू नॉट है एंगस्ट्रॉम में 5675. 5675 एंगस्ट्रॉम, और ये आंसर जूल में आएगा. ठीक है, और एंगस्ट्रॉम में है तो 10⁻⁻10 लगाइएगा. और आप जानते हैं, मैंने आपको कहा था कि आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी होता है. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए आप डिवाइड करवा देना 1.6 × 10⁻⁻19 से. इस सबको जब आप सॉल्व करेंगे ना, सारा सॉल्व करेंगे. एच न्यू. ओके. देहली आवृत्ति नहीं था बेटा, ये देहली तरंग दैर्घ्य था. देहली तरंग दैर्घ्य बराबर न्यू बराबर होता है C/λ. C/λ ये सब जानते हैं. hc/λ नॉट कर लेंगे. C का मान रखना है. वैसे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा अभी इसकी. तो h ये 6.63 10⁻⁻34, C की जगह 3 × 10⁸. 1.6 × 10⁻⁻19, और लैम्डा नॉट की जगह 5675 × 10⁻10. इस सब को सॉल्व करने पर आंसर आपका आएगा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. करके देख लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है. ऐसे 2.1 के आसपास आएगा.
ठीक है। देखिए वैसे तो आंसर में हमने ई का डिवाइड किया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम इलेक्ट्रॉन, ये तो जूल में आता है आंसर, किसमें आता है ये आंसर, जूल में, और इस चैप्टर में बहुत काम आएगा ये फॉर्मूला। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो Hc/E × लैम्डा नॉट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा तो E का डिवाइड करना होगा, भाग लगाना होगा, और Hc/E की वैल्यू आप सब अगर ध्यान रखें तो बहुत बढ़िया है, 12400 एंगस्ट्रॉम होती है। जैसे मतलब आपको कुछ नहीं करना, शॉर्ट ट्रिक में 12400 में भाग लगाना है, कितने का, 5675 का। मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल सही आंसर प्राप्त होगा। 12400 एंगस्ट्रॉम में भाग लगाना इसका, ये भी एंगस्ट्रॉम में है और ये भी एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है और याद रख सके तो बहुत अच्छा है। कभी भी आपको अगर Hc/E मिलेगा इस चैप्टर में तो उसका मान सीधा सीधा रखना 12400 एंगस्ट्रॉम। ये सूत्र अभी पढ़ेंगे आप, आज नहीं तो कल तो डेफिनेटली इसको पढ़ लेंगे। यहाँ स्टील का सूत्र है ना, ये भी पढ़ाएंगे आपको, तो एक बार देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे। अब हम इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने की कोशिश करते हैं, किससे, प्रकाश की तरंग सिद्धांत से। तो आइए देखते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं प्रकाश का तरंग सिद्धांत। हाँ जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में प्रकाश का तरंग सिद्धांत फेल है, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रकाश के तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया जा सकता। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है नंबर 1, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की आवृत्ति पर निर्भरता। हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था कल के नियम में कि दहली जो निरोधी विभव है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर नहीं। तो निरोधी विभव की उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, निरोधी विभव का अकेले का कोई महत्व नहीं है। निरोधी विभव में जब आवेश E का गुणा होता है तब गतिज ऊर्जा आती है। तो हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर कैसे निर्भर है। तरंग सिद्धांत ये कहता है कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर हम प्रकाश डालते हैं और तीव्रता का मान बढ़ाते हैं, ठीक है, तीव्रता का मान तीव्रता का सीधा संबंध ऊर्जा से होता है। किससे होता है? ऊर्जा से होता है। तीव्रता बढ़ाएंगे तो ऊर्जा का मान बढ़ेगा। जब ज्यादा ऊर्जा का प्रकाश धातु की सतह पर गिरेगा, याद रखिए तीव्रता बढ़ाने का मतलब ऊर्जा बढ़ेगी। और तरंग सिद्धांत ये कहता है जब अधिक ऊर्जा का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होगा, है ना, अधिक ऊर्जा का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होगा तो उससे अधिक ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, है ना। लेकिन प्रायोगिक रूप से तो ये पाया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, अधिक ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है वो तीव्रता पर निर्भर ही नहीं करती, वो किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। दोबारा सुनिए, जब किसी धातु के पृष्ठ पर उपयुक्त आवृत्ति, जब किसी धातु के पृष्ठ पर
एक उपयुक्त तीव्रता, एक उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जाता है और धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यदि तीव्रता का मान बढ़ाया जाए, यदि तीव्रता का मान बढ़ाया जाए तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होनी चाहिए, परंतु प्रायोगिक रूप से प्राप्त हुआ है कि इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो आवृत्ति पर निर्भर ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो तीव्रता पर निर्भर ही नहीं करती, वो किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो पहला जो पॉइंट था कि साहब पहला जो पॉइंट था इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की आवृत्ति पर निर्भरता, आवृत्ति पर तो निर्भर ही नहीं करती, किस पर निर्भर करती है, प्रकाश के तरंग से, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा की तीव्रता पर निर्भरता तो होती नहीं है, किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति। दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। तरंग सिद्धांत ये कहता है कि जब धातु की सतह पर एक उपयुक्त तीव्रता का प्रकाश डालते हैं, तो तीव्रता का मतलब आपको मैंने बता दिया ऊर्जा। यदि आप एक अधिक ऊर्जा का प्रकाश धातु के पृष्ठ पर डालते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए उनकी ऊर्जा भी क्या होनी चाहिए थी, ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप एक अधिक ऊर्जा का प्रकाश डालेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन उससे उत्सर्जित होने चाहिए थे उनकी ऊर्जा भी क्या होनी चाहिए थी, अधिक होनी चाहिए, परंतु मतलब इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है अधिक होनी चाहिए, परंतु प्रायोगिक रूप से पाया गया है कि जब तक आपकी आवृत्ति दहली आवृत्ति के बराबर नहीं होगी, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, चाहे आपतित प्रकाश की तीव्रता कुछ भी। दोबारा सुनिएगा इस पॉइंट को। भाई तरंग सिद्धांत की बात को अगर हम सही माने तो उसके हिसाब से जब धातु की सतह पर हम उपयुक्त तीव्रता वाले प्रकाश को डालते हैं तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना चाहिए, लेकिन प्रायोगिक रूप से पाया गया है तीव्रता जब तक आपकी आवृत्ति दहली आवृत्ति के बराबर नहीं होगी, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, चाहे आपतित प्रकाश की तीव्रता कुछ भी हो। यानी मैं आपको ये बता रहा हूं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर तो हो ही नहीं पाई, सब चीज गलत आ रही है। ऊपर वाला भी गलत आया, ये कह रहा है तीव्रता पर ऊर्जा बढ़ाओगे तो निकलने वाले की ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। वो कह रहा है ज्यादा ऊर्जा का प्रकाश डालोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल के आना चाहिए, वो कह रहा है ऐसा नहीं है, जब तक आवृत्ति दहली आवृत्ति नहीं है एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, जो मिल रहा है हमको एक्सपेरिमेंट। तीसरा देखिए समय पश्चता वाली बात थी, समय पश्चता। भाई आप धातु की सतह पर प्रकाश डालिए, धातु की सतह पर प्रकाश डालोगे, क्लासिकल थ्योरी यानी कि तरंग सिद्धांत कहता है कि धातु के पृष्ठ पर प्रकाश डालो, प्रकाश डालने के बाद इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेगा, ऊर्जा लेके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में आएगा, तब धातु के पृष्ठ से कहां आएगा, वो बाहर आएगा। अब इस प्रक्रिया में कुछ तो समय लगना चाहिए था, अगर ऐसा आपकी बात मान लेते तो इस प्रक्रिया में कुछ तो समय लगना चाहिए था, लेकिन प्रायोगिक रूप से पाया गया कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो एक क्षणिक घटना है, वो एक क्षणिक घटना है, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव का कोई इससे लेना देना ही नहीं है, ये तो इंस्टेंट प्रोसेस है, ये इस बात पर डिपेंड ही नहीं करता, मतलब कोई टाइम लैग नहीं होता, कोई समय पश्चात नहीं होता। क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेगा, लेके निम्न ऊर्जा स्तर से ऊपर में आएगा, फिर धातु की सतह से बाहर आएगा, कुछ तो समय लगना चाहिए था, पर कुछ भी नहीं लगता। और जैसे कि आपने देखा था कि प्रकाश की गतिज ऊर्जा, अपने देखा था, ये बहुत अनयूजुअल बात है कि गतिज ऊर्जा जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है ना। तो गतिज ऊर्जा जो है वो आवृत्ति पर मुख्य रूप से तो ये 3 पॉइंट है, किताब में इसको हमने नोट्स में हमने 4 पॉइंटों के साथ बता रखा है, चौथा पॉइंट इसी का बनाया हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है उसका जो संबंध है वो आवृत्ति के साथ है, और तरंग सिद्धांत इस बात को बता ही नहीं पा रहा कि भाई आवृत्ति पर कैसे निर्भर कर रही है ऊर्जा, ऊर्जा तो ऊर्जा पर निर्भर करेगी।
तरंग सिद्धांत के अनुसार तो प्रकाश की जो मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो ऊर्जा है वो आपके प्रकाश की ऊर्जा पर ही निर्भर करनी चाहिए थी, बट वो तो आवृत्ति पर निर्भर कर रही है, तो वो बात भी इसकी थोड़ी सी फ्लॉप है। ठीक है, तो ये था। अब इसको समझाने के लिए हमने एक चीज को आधार दिया और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन, फोटोन की परिकल्पना। ये मेन चीज। चैप्टर थ्योरेटिकल है, अब तक कोई डेरिवेशन नहीं आया, 4 दिन से बोले जा रहे हैं, आपको नोट्स भेजे जा रहे हैं, आप उनको कर रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि फिजिक्स में सारे चैप्टर्स नहीं जो मैथ आए, इससे पहले जो एटम वाला था उसमें मैथ थी, समझने का था, ये लर्न करने का है, याद करने का है। ठीक है, आसान है, कठिन नहीं है, 2 बार पढ़ोगे 3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फोटोन की परिकल्पना, फोटोन की परिकल्पना, हाँ जी, प्लांक ने बताया था। ये प्लांक ने कहा था कि ऊर्जा का उत्सर्जन सतत ना होकर विविध होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन सतत ना होकर विविध होता है। इस प्रकार के उत्सर्जन को क्वांटित उत्सर्जन या कि विविध उत्सर्जन भी कहते हैं। वह न्यूनतम राशि जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसे क्वांटा या फोटोन कहते हैं। मतलब प्लांक ने कहा था कि साहब ऊर्जा लगातार नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स में आती है, ऐसे नहीं आती ऊर्जा साहब कंटिन्यूअस आती रहे। उसने कहा साहब ऊर्जा आती तो है, पैकेट से आती है, मतलब बंडल्स में ऊर्जा छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आती है। इन छोटे छोटे पैकेट्स को ही नाम दिया गया था क्वांटा और फोटोन। ये प्लांक ने ही ढूंढे थे, इनको क्वांटा कहते हैं या फिर इनको हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। अब मेन बात यह है कि आप फोटोन के गुण को समझिए। ठीक है, फोटोन में क्या क्या गुण होते हैं, मैं किताब में से देख सकता हूँ ताकि कोई गुण रह ना जाए। वैसे थोड़ा बहुत पढ़ा भी आपने। पहला गुण, फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो आपके प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है, E प्रोपोर्शनल टू न्यू। फोटोन की ऊर्जा आपके प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है, E प्रोपोर्शनल टू न्यू। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, कोई ना कोई नियतांक लगाओगे, चूंकि ये किसने दिया था, प्लांक ने दिया था, तो E बराबर आएगा h न्यू, जहां h क्या है, प्लांक स्थिरांक है जिसका मान होता है 6.63 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकंड। ये मान होता है इसका। और आप ये भी जानते हैं न्यू बराबर होता है c अपॉन लैम्डा, तो E बराबर आएगा hc अपॉन लैम्डा। ये जो मैंने इससे पहले वाला जब चैप्टर आपको पढ़ाया था, कौन सा वाला, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था परमाणु भौतिकी, उसमें भी बेटा ये आया था तीसरी परिकल्पना में, बोर की में। क्या थी बोर की तीसरी परिकल्पना, कि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता, ऊर्जा का उत्सर्जन एवं अवशोषण तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्ष से निम्न ऊर्जा कक्ष में संक्रमण करे अथवा निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में संक्रमण करे। E बराबर हुआ था hc अपॉन h न्यू बताया था, h न्यू बराबर hc अपॉन लैम्डा। तो ये तो पहला गुण था इसका फोटोन का ना। हाँ जी, दूसरा, फोटोन का जो वेग है ना, फोटोन एक प्रकाश कण है, प्रकाशिक कण है। फोटोन का जो वेग है वो होता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, यानी जो प्रकाश का वेग होता है वही फोटोन का वेग होता है। यानी फोटोन का जो वेग है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है ना। अगला देखिए, फोटोन पर कोई आवेश नहीं है, फोटोन एक आवेश रहित कण है। फोटोन पर कोई चार्ज है ही नहीं,
अगर इसमें कोई आवेश नहीं है तो अगर आप इसको विद्युत क्षेत्र में से होकर गुजारें या चुंबकीय क्षेत्र में से होकर गुजारें तो ये बिना विक्षेपित हुए चला जाएगा। नहीं समझे? देखिए जैसे ये फोटोन है, आप यहाँ विद्युत क्षेत्र लगा, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। अब जब इस पे आवेश ही नहीं है तो ये किससे आकर्षित होगा? अगर ऋण का आवेश होता तो धन प्लेट आकर्षित करती, अगर माइनस प्लस का आवेश होता तो ऋण प्लेट आकर्षित करती। इस पर कोई आवेश ना होने के कारण ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता। चौथा पॉइंट देखिए, फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य है। फोटोन के जो द्रव्यमान है उसको हम शून्य मानते हैं। इसका रेस्ट मास, विराम द्रव्यमान, विराम द्रव्यमान ही लेते हैं बेटा। विराम द्रव्यमान करता हूं आपको, देखिए अभी एक कॉन्सेप्ट आएगा आइंस्टीन का, आप एक शुरुआत कर सकते हैं। तो एक तो गतिमान कण का द्रव्यमान लेते हैं, एक स्थिर कण का द्रव्यमान लेते हैं। तो स्थिर अवस्था में फोटोन का जो द्रव्यमान है वो 0 होता है ना। पांचवा पॉइंट, अगर किसी प्रक्रिया में किसी धातु के पृष्ठ पर फोटोन आपतित होते हैं और नए फोटोन मुक्त भी होते हैं तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा और संवेग संरक्षित रहता है। मतलब किसी भी प्रक्रिया में अगर फोटोन की किसी धातु के पृष्ठ से क्रिया होती है तो नए फोटोन उत्पन्न होते हैं, मान लिया बात, लेकिन ऊर्जा और संवेग संरक्षित रहते हैं। ऐसे समझिए जैसे किसी धातु के पृष्ठ पर मैंने 4 फोटोन डाले, कितने डाले? 4। अब धातु के पृष्ठ पर और उससे 3 फोटोन निकले, ठीक है, लेकिन 4 फोटोनों की ऊर्जा और 3 फोटोनों की ऊर्जा, 4 फोटोनों का संवेग और 3 फोटोनों का संवेग बराबर होगा। संख्या में अलग अलग हो सकती है कि 4 डाले और 3 निकले, कोई बात नहीं, लेकिन उन चारों में जो ऊर्जा थी और जो तीनों की ऊर्जा थी वो भी बराबर होगी। तीनों का संवेग और चारों का संवेग भी क्या होगा? बराबर होगा। यानी किसी भी प्रक्रिया में नए फोटोन संश्लेषित भी होते हैं, नष्ट भी होते हैं और नए बनते भी हैं, ठीक है। तो फोटोन की ये सिस्टम है, तो प्रक्रिया में ये सिस्टम चलता है फोटोन में, ठीक है। तो ये इसकी बात थी। तो किसी भी प्रक्रिया में नए फोटोन उत्पन्न होते हैं। और एक छठा ही प्रॉपर्टी है, अगर आप आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तीव्रता बढ़ाने पर फोटोन की संख्या में वृद्धि होती है। अगर आप आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो तीव्रता बढ़ाने पर फोटोन की संख्या में वृद्धि होती है। मतलब ये कि आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है वो फोटोनों की संख्या की क्या होती है? समानुपाती होती है। आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है वो फोटोनों की संख्या की क्या होती है? समानुपाती। ये है इसका सिस्टम। 6 गुण हैं, आई थिंक 6 ही है, बिल्कुल सही है। तो फोटोन अगर कभी मेन जो प्रॉपर्टी इसकी है वो तो यही है। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत है बच्चों। अब हम आपसे कल बात करेंगे और कल जो हम आपको समझाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव का आइंस्टीन द्वारा स्पष्टीकरण।